सो टुडे टॉपिक इज व्हाट? आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक क्या है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल इसका दिया था, है ना, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं। तो ये हार्डवेयर जैसा इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? HADWARE। आप ये हार्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? कठोर। और इसको सबसे आसान तरीके से याद रखिए, एक वर्ड है फिजिकल। बस ये अपने दिमाग में रखना है इस वर्ड को, फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या होता है? जो भौतिक रूप से हमारे ऊपर प्रेजेंट हो। भौतिक मतलब जो आपको दिखाई देता हो, है ना, जिसको आप छू सकते हो, बाहर से देख सकते हो। मैंने एग्जांपल किसका दिया था आपको? अपने शरीर का, अपने बॉडी का। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक हिस्सा अंदर जिसको हम लोग सोल बोलते हैं, और एक हिस्सा हमारे शरीर का बाहर का हिस्सा, हाथ पैर, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है जिसको हम टच कर सकते हैं। सेम एज कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के वो सभी भौतिक एवं मूर्त टैंजिबल भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू भी सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और आप सबको अच्छे से पता है कि देखना और छूना आप किसको कर सकते हैं? CPU को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं। मतलब जो चीज़ें बाहर दिखाई देंगी वही तो, उसी को तो छूओगे ना। तो इन सब को हम किसके अंदर रखेंगे? हार्डवेयर के अंदर। लिखा भी एग्जाम्पल में, देखिए, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण। तो देखिए, ये जो हार्डवेयर है ये हमारा वो पार्ट हो गया जिसके अंदर हम कुछ न कुछ इंस्टॉल करेंगे, डालेंगे। आखिर शरीर का एक स्ट्रक्चर नहीं होता, खांचा नहीं होता, तो इसके अंदर कुछ हो पाएगा क्या? अब हमारे शरीर के अंदर सोचो, अगर बॉडी ऊपर से नहीं होता तो हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, किडनी, लीवर, ये जो भी चीज़ें हैं, हम चलते तो क्या होता है? एक इधर लटक के चला जाता है, एक उधर लटकता रहता है। ऐसा ही कुछ होता है ना? या पॉसिबल ही नहीं होता, रहता कहाँ? आखिर खांचा तो चाहिए ना। घर नहीं बनाओगे तो अंदर बेडरूम कैसे बनाओगे? ये पॉसिबल है क्या? तो वो हार्डवेयर तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर। देखो, सॉफ्टवेयर में क्या है? कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है, और इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है? निर्देश देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और इस निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निर्देश का मतलब यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मतलब है कंप्यूटर में प्रोग्राम से। अब प्रोग्राम क्या है हमें नहीं पता, पर ठीक है, जनरल भाषा में हम लोग प्रोग्राम को समझ सकते हैं कि दैट इज अ सेट ऑफ लैंग्वेज, सेट ऑफ कोडिंग्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट मतलब होता है समूह। हम मान लो मैं ही आपको कुछ समझाता हूँ, तो मैं कई सारे, या स्कूल ही आपको कई सारे इंस्ट्रक्शन देता है ना रोज, कि बेटा, या आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रैफिक रूल बताऊँ, तो ट्रैफिक रूल में क्या बताया जाता है? कि हमेशा हमें सड़क के बाएं की ओर चलना चाहिए, है ना। पार्किंग में अगर रेड सिग्नल देखे तो रुक जाना चाहिए, येलो सिग्नल देखे तो समझना है कि तैयार होना है कि हमें कुछ दिन में ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग्स हो वहाँ को पार नहीं करना है। तो ये सारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना। तो ये ट्रैफिक रूल्स क्या, एक इंस्ट्रक्शन ही तो है, और ये सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के क्या बना? एक ट्रैफिक रूल बना, एक नियम बना। उसी तरीके से कंप्यूटर में ना कई सारे यूजेज, प्रयोग के आधार पे अलग अलग एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, और उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? एक सॉफ्टवेयर की। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज नथिंग, सॉफ्टवेयर इज अ वर्ड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम होता है वो क्या है बेटा? इंस्ट्रक्शन का क्या है? एक समूह होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे मैंने अभी आपको समझाया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम्स मिलके क्या बनाता है? सॉफ्टवेयर बनाता है। तो सॉफ्टवेयर को आप कंपैरिजन कर सकते हो सोल से, आत्मा से। हार्डवेयर बस एक डब्बा है, अगर उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो। अगर सॉफ्टवेयर ना डालो तो सब बेकार है, कुछ चालू ही नहीं होगा, कुछ ऑन ही नहीं होगा, तो तुम कंप्यूटर बोल सकते हैं क्या? तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ रहा है कि हार्डवेयर भी जरूरी है और सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। यानी कि अगर एक हम परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर वो क्या है? एक कंप्यूटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हार्डवेयर के बिना भी काम नहीं चलेगा और सॉफ्टवेयर के बिना भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स की, कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि सॉफ्टवेयर है क्या? अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया प्रोग्राम, है ना। तो हमारी ज़रूरतें क्या एक ही हैं क्या? हमारी ज़रूरतें भी तो अलग है ना। सबसे पहली ज़रूरत क्या है? कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो, चालू तो हो, जिंदा तो हो, तभी तो हम कुछ करेंगे।
तो पहली ज़रूरत तो हमारे यही है कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट करें, उसको जिंदा करें। उसके बाद जब अगर वो स्टार्टअप हो जाता है तो उसके बाद ज़रूरत क्या है, हम अपने प्रयोग के आधार पे, अगर मान लो हमको गेम खेलना होगा तो हम क्या करेंगे, गेम के एप्लीकेशन डालेंगे। बहुत सारी ज़रूरतें हमारी आने वाली है। तो इसी के आधार पे सॉफ्टवेयर को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या है बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो इसका नाम ही है सिस्टम। तो अगर सिस्टम की हम बात करें तो क्या दिया है, कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको। मैंने क्या बताया था, दो चीज़ें याद रखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहला वर्क क्या है, सिस्टम को स्टार्टअप करना। ठीक है, सिस्टम को क्या करना, स्टार्टअप करना। यानी कि हमारा सिस्टम बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के स्टार्ट हो ही नहीं सकता, पहला। और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके टाइप्स हम देखेंगे, बट सबसे मेजर काम क्या है, स्टार्टअप करना। इसके अलावा स्टार्टअप क्या करता है, जैसे कंप्यूटर आपके सामने अभी दो टाइप के हैं, या तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो पीसी आप लोग यूज़ करते हो, है ना, डेस्कटॉप, या फिर आपका मोबाइल, ये भी एक कंप्यूटर का छोटा सा रूप है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू करने के लिए। और उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर आप मोबाइल में डालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ओएस, ओएस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट मतलब क्या होता है, चाल करना, किसी भी प्रोग्राम को रन करना, और सिस्टम तो सिस्टम है ही। ठीक है, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आपका क्या है, विंडोज। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, आप नोट कर सकते हो, लाइक लिनक्स, ये भी आपका एग्जांपल है। एप्पल के अंदर क्या आता है, आईओएस, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण हैं आपके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू करने के लिए। और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या है यहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कि कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करता है। अब सोचिए आपके सिस्टम को स्टार्ट कैसे करता होगा। हार्डवेयर में क्या था, वो हर वो पार्ट्स, चाहे केबल हो चाहे ऊपर, तो सारी चीज़ें तो हार्डवेयर होती होंगी ना। तो केबल वेल जो भी चीज़ लगा, उसके अंदर के प्रोग्रामिंग को कनेक्शन कौन देता होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो चेक करता होगा कि जो आपने माउस केबल लगाया है, कीबोर्ड का, माउस का, या अंदर मदरबोर्ड्स में जितने भी सर्किट्स लगे हुए हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको चेक कौन करता होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच कंट्रोलिंग नहीं कर रहा है क्या। अब ऐसे समझिए, हमारे बॉडी पार्ट्स जिसको आप पढ़ते हो, हमारे शरीर को, हमारा हाथ पाँव सब अलग है ना, हार्ट अलग है, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। तो क्या ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन ले लिया, ब्रेन समझ लिया, तो क्या ब्रेन इंस्ट्रक्शन सिर्फ अपने पास रखता है क्या, ब्रेन अपने इंस्ट्रक्शन को आगे कैसे पहुंचाता है, हेल्प लेता है कुछ ऑर्गन्स का। हमारे बॉडी में जितने भी मान लीजिए वेन्स हैं, नसेज हैं, जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, न्यूरॉन्स के जो पतले पतले वायर आते हैं जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। अगर ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया आपके हाथ को कि लिखना है, तो हाथ तक सिग्नल पहुंचाने वाला कोई तो होगा कि अपने आप सिग्नल पहुंच जाता होगा, आखिर कुछ तो होगा ना हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर कि यहाँ से जो भी सिग्नल निकला, जो भी इंस्ट्रक्शन आया वो हमारे हाथ को दिया। ऐसा तो नहीं है कि बिना कोई पहुंचाए पहुंच जाता होगा। तो सोचिए सिर्फ ब्रेन और हाथ का ही काम है क्या, उसके बीच में जो सिग्नल है वो तो है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं तो बोर्ड और स्विच तो लगाते हैं, लेकिन वायर के बिना चल जाएगा क्या। तो वायर का रोल क्या है, वायर क्या करता है, ट्रांसमिशन का, वायर ही तो पहुंचा रहा है ना। अगर ये रास्ता नहीं होता तो क्या चल के आप घर से स्कूल आ पाते, आते तो स्कूल ही है, चलते घर से हैं, लेकिन क्या रास्ता जरूरी नहीं है, बिना रास्ता क्या पहुंच पाओगे। सेम एज कंप्यूटर में बहुत सारे केबल्स लगे होते हैं, हार्डवेयर्स लगे होते हैं, और वो सारे केबल्स कहाँ कनेक्टेड होते हैं जाके, उसकी कनेक्टिविटी कौन चेक करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसीलिए अभी देखिए आप लोगों ने लैब में कई सारे बच्चों को डायरेक्ट सिस्टम बंद करके वहाँ पे एरर दे रहा है, स्टार्टअप रिपेयर, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो स्टार्टअप एरर आखिर कौन दे रहा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसने चेक किया, उसको लगा कि नहीं मदरबोर्ड में सब कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, अब वो एरर दे रहा है। तो जब तक आपका सिस्टम का सारा चीज़ सही नहीं रहेगा वो स्टार्ट नहीं होगा। और ये चेक कौन करता है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रहा है। और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं आगे। देखिए क्या लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य,
देखिए क्या दिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। मैंने अभी बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करेंगे, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वो सभी को कंट्रोल कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य स्तंभ साबित करता है, जिसको मैं अभी समझाना चाह रहा था कि हार्डवेयर और सिस्टम, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन मेंटेन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर को निर्माण के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली जितने भी आगे सॉफ्टवेयर बनेंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही बनेगा। एंड जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जस्ट लाइक आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन की तरह ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग का काम यही करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के और भी एग्जाम्पल है, ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता, इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। पहला आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी इतनी देर से मैं समझा रहा था आपको, है ना, विंडोज। दूसरा क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे समझो आप कि हमारी कई सारे ऐसी ज़रूरतें होती है यूजेज की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया प्रोग्राम, दैट इज अ यूटिलिटी, फैसिलिटी के लिए। इसके अलावा आता है प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी तरह सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन, कोबोल। ये जितने भी लैंग्वेजेज हैं, जो अगर आगे चल के आप कंप्यूटर के फील्ड में आते हो तो आपको यही सब सीखना पड़ेगा, है ना, कि कैसे इसको डेवलप किया जाता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो तो ये तो ऊपर से देख रहे हो, इसके पीछे जो कोडिंग की गई है, प्रोग्रामिंग की गई है, वो किसी न किसी लैंग्वेज में की गई है, तो वो लैंग्वेज ही सॉफ्टवेयर है ना। और उसी काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। तो वो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, प्रोग्रामिंग की भाषा है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बिल्कुल आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स दिख रहे हैं जो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको बांग्ला में कन्वर्ट कर दे रहा है, इंटरनेट पे यूज करते हैं ना हम लोग, ताकि ये ट्रांसलेटर कैसे ट्रांसलेट करता होगा, उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई होगी ना, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाली गई होंगी तभी तो ट्रांसलेट कर पा रहा है। तो वो काम, ये सारे आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेनली आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा टाइप क्या था बेटा हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए इसका नाम ही क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन में हमारी ज़रूरतें क्या क्या हो सकती हैं, अगर मैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्ट करूं इसको, देखो हमारे यूजेज क्या है, हमारे यूजेज क्या क्या हो सकते हैं, ये बताओ मुझे। अगर आप पर्सनल यूज की बात करिए अपने लिए, तो अपने लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, हम लिखने का काम करते हैं ना, वीडियोस देखने का काम करते हैं, गेम खेलने का काम करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ हमें बनाना हो, मैं अभी पर्सनल यूज की बात कर रहा हूँ, ये बेसिक्स पर्सनल यूज है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी कंपनी में होगा तो वो क्या करता होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करता होगा, बनाने के लिए करता होगा ना। अगर आईटी इंडस्ट्री में लगा दो तो वहाँ पे क्या करता होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करता होगा, है। रेलवे में लगा दो तो रेलवे की जो टिकट चेकिंग होती है, सिग्नल चेकिंग होती है, सारा काम करता होगा। अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लगा दो तो मौसम विज्ञान की जानकारी देने के लिए करता होगा। हर जगह तो कंप्यूटर ही तो है आपका, हर जगह वही तो डेटा करता है। तो क्या हमारे यूजेज एक ही हैं क्या, नहीं है ना। तो जब हमारे प्रयोग इतने हैं, हमारी ज़रूरतें इतनी हैं, तो क्या एक एप्लीकेशन से काम चलेगा, नहीं चलेगा। वी वांट मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसीलिए क्या बनाया गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि भैया अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाइए। एक ही सॉफ्टवेयर के बस का नहीं है कि वो सारा वर्क करके आपको दे, है ना। ये क्षमता सिर्फ हम में है, इंसान के अंदर, सीरियसली। क्योंकि इंसान है कि जो मिसलेनियस वर्क को कर सकता है। अगर हम अपने आप को कंप्यूटर मानिए तो ये समझिए कि हम दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर हैं। इंसान से बड़ा एडवांस कंप्यूटर कोई नहीं है। हम लोग बचपन से मल्टीपल वर्क्स करते हुए चलते हैं, एक साथ 5-5-6 सब्जेक्ट पढ़ लेना, एक्सेस करना, घर से लेके पूरे दिन से रात तक मल्टीपल वर्क परफॉर्म करना, हजारों बातों को देखना, उसको यूटिलाइज करना, याद रखना, सारा काम करता है ना, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के खुद से सारा चीज़ कंट्रोल अप करते हैं। तो
तो देखिए, चूंकि हमारी ज़रूरतें अलग है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें एप्लीकेशंस भी अलग डेवलप करने पड़ेंगे, और इसीलिए क्या बनाया गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के सहायता से ही डेवलप होता है। तो आप ये मान के चलिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, जहाँ भी होगा सब उसी के अंदर इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर क्या बना रहा है बेटा, कंप्यूटर। 100% नहीं, लेकिन कुछ तो समझ में आया, थोड़ा बहुत, थोड़ी चीज़ें क्लियर है। और इसको रिवीजन के लिए वापस वीडियोस देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो हम और डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की भाषा की, है ना। जो बार बार मैं बोलता था कि बेटा आगे चलेंगे तो हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे, कंप्यूटर में कितने सारे लैंग्वेज होते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को उस दिन बाइनरी के बारे में बताया था कि इतना तो बता दिया था कि भाई कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, वो होता है बाइनरी, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर को समझता नहीं है। तो अगर समझता नहीं तो कंप्यूटर इतने सारी चीज़ों को करता कैसे है, दिखाता कैसे है। अब सोचिए, जब कोई विदेशी आदमी हमारे पास आता है इंडिया में, है ना, मान लो कोई फ्रांस का आदमी आता है, कोई जर्मन आता है आपके इंडिया में या देश में, और वो जब अपना स्पीच देता है तो वो तो अपनी भाषा में देता है। तो हम लोग कैसे समझते हैं? आपने देखा है कभी टीवी पे, न्यूज़ पे, बाहर से लोग आते रहते हैं, 26 जनवरी में आते हैं खास करके, तो उनके लिए वहाँ पे एक बगल में होता है ट्रांसलेटर। उसके जगह पे एक बगल में एक ट्रांसलेटर को रखा जाता है। आप देखिएगा टीवी में 26 जनवरी को खास करके हर साल कोई ना कोई विदेश से आता है हमारे यहाँ, है ना, झंडा फहराने तोड़ने के समय। तो उसके जस्ट जो भाषण देते हैं वो अपनी भाषा में देते हैं। इंग्लिश में ना देता तो फ्रांस हो सकता है, फ्रांस में बोले, हो सकता है जर्मन बोले, कुछ भी बोल सकता है, वो तो हम समझेंगे नहीं। इंडिया के लोग कौन समझेगा उसको। तो ठीक उसके बगल में एक पर्सन खड़ा होता है जो होता है ट्रांसलेटर। वो क्या करता है, वो उस भाषा का जानकार होता है। जैसे मान लो मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ, है ना, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज का जानकार होगा और वो क्या कर रहा होगा, सर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताइए ना। इनका सील लगाया था, एक्सेस नहीं हुआ क्या? अब देख लीजिए। तो मैं लगाया था लेकिन शायद एक्सेस नहीं हुआ क्या? बैठना। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था कि वहाँ पे, हाँ, हम थे ट्रांसलेटर के ऊपर। तो वहाँ क्या होता है बेटा, एक ट्रांसलेटर होता है। देखिए यहाँ भी एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, ट्रांसलेटर दिख रहा है। तो ट्रांसलेटर का काम समझ में आया मैंने क्या बताया? इसका काम ही क्या है, ट्रांसलेटर, जो किसी भी एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर देता हो। जैसे मान के चलो इंग्लिश को हिंदी जब आप लोग चेंज करते हो तो एक तो ट्रांसलेटर ही तो है। वो बचपन में पढ़ाते थे ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। यानी कि जब आप भाषा परिवर्तन करते हैं, सेम एज। अब एक चीज़ मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है, वो है बाइनरी, 0 और 1। लेकिन आउटपुट अगर वो 0 1 के फॉर्म में दे तो हमको समझ पाएंगे क्या? या जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं होगा वो समझ पाएगा? हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। तो हम कैसे, हमें तो वो आउटपुट देता है तो वो सिंपल भाषा में देता है ना, ABCD जैसे नॉर्मल लिखा होता है। तो आखिर ऐसा होता कैसे है? तो उसके लिए कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर डाला गया है ना। और ये ट्रांसलेटर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर डाला गया है। तो इसी के आधार पे कंप्यूटर भाषा को ना मेनली 3 भाषा में बांटा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। कंप्यूटर लैंग्वेजेज को 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, या इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। LLL, लो लेवल लैंग्वेज। या तो निम्न भाषा कहिए लो लेवल लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज कहिए, दोनों बात बराबर। अब देखो इसका नाम ही है मशीन लैंग्वेज, मशीन की भाषा। तो मशीन की भाषा क्या थी? 0 और 1, बाइनरी। ये बहुत आसान है आपके लिए याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा आपका, संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। मैं सब बताऊंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसका काम क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी। और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा, HLL, या उसको बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। यानी कि 3 टाइप के लैंग्वेज है हमारे सामने। पहला क्या है? मशीन लैंग्वेज। दूसरा क्या है?
मीडियम लैंग्वेज या फिर उसको क्या बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, और तीसरा क्या है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। ऐसे भी याद रखोगे लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। असेंबली लैंग्वेज क्या है आपका मिडिल लेवल है, हाई लेवल ये होता है, लो लेवल आपका क्या है मशीन लैंग्वेज है। एक एक करके हम तीनों भाषा को देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्या देखिए निम्न स्तरीय या मशीन भाषा। अभी मैंने क्या बोला कि मशीन मतलब कंप्यूटर की भाषा, और कंप्यूटर की भाषा क्या है बेटा 0 और 1 बाइनरी, यानी कि कभी भी आता है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है तो वी हैव टू राइट इन द बाइनरी लैंग्वेज, ओनली 0 एंड 1, बस इतना ही समझता है वह, ठीक है। और अब सोचो अगर मैं स्पीड की बात करूं कि इन तीनों लैंग्वेज में, हमें नहीं पता अभी तीनों लैंग्वेज के बारे में, बट मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन तीनों लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता होगा, तो मुझे एक चीज़ बताइए। अगर आप लोग सपोज करो मैं फ्रांस का हूँ और आप भी फ्रांस के हो, तो मैं अगर फ्रांस में ही फ्रेंच में ही बोलूँगा तो आप मेरी भाषा को डायरेक्ट समझोगे कि नहीं समझोगे। लेकिन अगर आप इंडिया के हो, अगर मैं फ्रेंच का हूँ, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की। तो पहले मैं बोलूँगा, फिर वो ट्रांसलेटर बोलेगी और फिर तुम समझोगे, तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा ना। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि जब कोई तीसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे स्पीड कम होगा कि नहीं होगा। तो सोचो मशीन लैंग्वेज क्या कर रहा है, जो हम लोग कंप्यूटर में दे रहे हैं 0-1 दे और वो 0-1 समझ ले डायरेक्टली, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा। तो मशीन लैंग्वेज एक फास्टेस्ट लैंग्वेज है, सबसे तेज भाषा है। क्यों? क्योंकि उसमें कंप्यूटर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो 0-1 तो जानता ही है वो, और 0-1 में ही अगर हम देंगे तो तुरंत समझ लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मशीन लैंग्वेज क्या है, देखिए तीव्र गति से कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो दो ही चीज़ याद रखना है कि एक मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की भाषा है, और चूंकि इसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है इसीलिए ये सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज होता है, सबसे तेज गति से काम करता है। कोई कंफ्यूजन? ठीक, देखिए उसके बाद दूसरी भाषा, देखिए हमने क्या बोला था असेंबली भाषा या संयोजन भाषा या मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब देखिए मशीन भाषा कंप्यूटर तो समझ लेता है, लेकिन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, या हर वो इंसान जो 0-1 की भाषा को नहीं समझता है, एक्सपर्ट नहीं है कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग का, उसके लिए संभव नहीं था इस भाषा को समझना। तो इस कमी को दूर करने के लिए उसके जगह पे क्या किया गया, कुछ सांकेतिक भाषा जिसको निमोनिक कोड बोलते हैं, निमोनिक लिखते एम से है, ये साइलेंट रहता है, निमोनिक कोड कहा जाता है, उसका प्रयोग किया गया, जिसको याद करना क्या था, सरल था, आसान था। मतलब हमारे हेल्प के लिए वहाँ पे क्या किया गया, एक नया लैंग्वेज बनाया गया, निमोनिक कोड बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि अगर निमोनिक कोड बनाया गया होगा तो डायरेक्ट तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो इसको क्या जरूरत पड़ेगी, एक ट्रांसलेटर की, है ना। और वहाँ पे जो ट्रांसलेटर है उसको बोलते हैं असेंबलर, ठीक है। ट्रांसलेटर का नाम क्या है, असेंबलर। उसकी आगे चर्चा करेंगे हम लोग, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। तो क्या लिखा है, संयोजक भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें 2 प्रोग्राम चलते हैं। यह मशीन पर आधारित भाषा है, अतः दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता भी होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है HLT, ऐड, CLA, सब ठीक। प्रॉब्लम क्या था कि ये भाषा भी हमारे लिए फ्रेंडली नहीं था। ये भाषा भी वही जानता है जिसको कंप्यूटर का नॉलेज था, भले ही उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स ही समझ पाते थे, ठीक है। यहाँ भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, मतलब ये हमारे लिए नहीं था, एक तरह से समझ लो आम यूजर इसको समझना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ये थोड़ा बहुत कन्वर्ट तो किया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया। इसीलिए उसके बाद एक और नया लैंग्वेज डेवलप किया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड ये वो भाषा थी जो हमारे लिए डेवलप की गई, उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। क्या लिखा है, असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसमें कोड के स्थान पे अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, असेंबली भाषा में हमने क्या यूज किया, कोडिंग। अब बताओ आप ही लोग सोचो, क्या आप लोगों को कोडिंग पता है? जैसे मान लो अभी मैं C में लिखूं, ये एक छोटा सा कोड है। अब बताओ मैंने ये लिख दिया, आपको कुछ समझ में आ रहा है? हैश इंक्लूड stdio डॉट, आपको समझ पाओगे इसका मतलब? नहीं समझोगे। दैट इज यूज्ड फॉर द हेडिंग। ये होती है कोडिंग्स के लाइंस, वो हमारे और आपके लिए, जो बच्चा नहीं जानता वो क्या समझेगा। इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए एक नई भाषा बनाई गई, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया,
हाई लेवल लैंग्वेज, और ये लिखा जाता था हमारी भाषा में, इंग्लिश के अंदर। हमारी भाषा मतलब इंग्लिश में, हिंदी में कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती कंप्यूटर। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ये भले ही PDF आपको हिंदी में दिख रहा है, बट कंप्यूटर को हिंदी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं हुआ है ना। ये जितनी भी चीज़ें बनेंगी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी चीज़ें बनेंगी, ये सभी USA ने डेवलप किया है, अमेरिका में डेवलप किया गया, बाकी विदेशों में डेवलप किया गया, जहाँ पे हिंदी का नामो निशान नहीं है। तो ये सारी इंग्लिश के अंदर ही डेवलप्ड है, ठीक है। ये अलग बात है कि पढ़ने के लिए हम लोग अपनी भाषा में उसको रीड कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का हिंदी से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मजबूरी में मुझे इंग्लिश लिखना पड़ता है। भले मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, बट कंप्यूटर डजंट मीन हिंदी, उसका हिंदी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ बेटा, इसमें अंग्रेजी भाषा में लिख दिया गया है ना, लेकिन अंग्रेजी भाषा कंप्यूटर तो समझता ही नहीं है ना, तो क्या उसको एक ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ, उसी भाषा के शब्दों को, जिसमें प्रोग्राम को समझना और लिखना आसान हो गया, ये मशीन पे आधारित भाषा नहीं होती है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि उसको बाइनरी से मतलब है। जिससे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए, देखिए ये वर्ड आपको याद रखना है, हमें ज़रूरत पड़ी सॉफ्टवेयर्स की, और उसके जगह पे दो सॉफ्टवेयर डेवलप किए, एक को कहा जाता है कंपाइलर और एक को कहा जाता है इंटरप्रेटर, ठीक है। क्या बोला जाता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हम लोग अभी दोनों को समझेंगे कि ये दोनों का मतलब क्या है। तो एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर, और ये दोनों मिलके ट्रांसलेटर का काम करते हैं, ठीक है। और तब जाके आउटपुट जो कंप्यूटर है वो देखता है आपकी भाषा में। फिर से देखो क्या हुआ, दो स्टेप में काम हुआ। हमने इंग्लिश लिखा, ठीक है, अंदर गया होगा, अंदर ये दोनों भाई साहब मिलकर क्या किए होंगे, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए होंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर ने आउटपुट किस में दिया होगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर से ये वापस क्या किया, उसको लिया और वापस आपकी भाषा में चेंज करके आउटपुट दिखाया। ये डबल काम करता है, लेने का भी और देने का भी। इनपुट लेके फिर वापस कन्वर्ट किया मशीन में, फिर मशीन लैंग्वेज से लिया आउटपुट और फिर उस आउटपुट को कन्वर्ट करके दिया हमारी भाषा में, ताकि हम उसको समझ पाए, है ना। तो इसके बिना हमारे लिए काम आसान नहीं था। अब ये भाषा हम लोग के लिए था, हम लोग आसानी से इसको समझ सकते थे, इसीलिए इसको कहा गया उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि इसमें इसको समझने के लिए हमको दो यूज समझना पड़ेगा, कंपाइलर कैसे काम करता है और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। और इसके लैंग्वेज एग्जांपल की बात करें, मैंने अभी कुछ देर पहले नाम लिया था ना, C++, जावा, ये पहले के PDF से बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, पाइथन, कोडेस, सीबॉल, अब आगे जाओगे कोबोल, मल्टीपल लैंग्वेजेज आर देयर। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें रोज़ एक नया लैंग्वेज बनता है। इसीलिए कुछ बच्चों अगर आगे सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो आजकल लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसका रीज़न यही होता है कि एक तो आपको ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा, जॉब थोड़ी सी हाई लेवल की इसलिए होती है कि यहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक डब्बा से काम चल जाता है ना। एक डब्बा घर के कोने में भी बैठ के, अभी देखिए कोविड आया था, है ना, कोविड था ना 1.5 साल। कोविड के टाइम में जितने इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब बंद हो गई थी, सब बंद था। ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर्स बेकार हो गए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़ के। क्यों? क्योंकि बाकी इंजीनियर्स को काम करने के लिए उनके प्लांट पे जाना पड़ता था। अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं खुलेगा तो इंजीनियर क्या काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग चलेगा क्या जब लेकिन इनको काम करने के लिए क्या जरूरत था, एक लैपटॉप का। तो इनको क्या दे दिया गया, वर्क फ्रॉम होम। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कंपनी वालों ने कहा कि भैया आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी, आप हमको अपना काम घर से करके देते रहिए, बस आपको क्या चाहिए, लैपटॉप और इंटरनेट। आप घर पे बैठो, अपना लैपटॉप लो, इंटरनेट लगाओ और बैठ के काम करते रहो। तो वो बेरोजगार नहीं हुए, बाकी सब बेरोजगार हो गए। इसीलिए इसको कहते हैं, कंप्यूटर का दूसरा नाम रोजगार भी है। कंप्यूटर मतलब रोजगार। सीरियसली अगर इसका नॉलेज आपके पास है तो लाइफ टाइम आप बेरोजगार नहीं बैठोगे, इसकी गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। आप अपने घर के किसी कोने में बैठ के अर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन के मीडियम से। कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ पैसा कहाँ से आएगा। सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं, आपकी उम्र के बच्चे लोग, उतना तो मुझे भी नहीं पता है, 15 साल 16 साल का बच्चा कंप्यूटर में शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हो गया, ट्रेडिंग का एक्सपर्ट्स हो गया है, वो 1 घंटा काम करता है। हम लोग 9 घंटे की जॉब करते हैं, 10 घंटे की जॉब करते हैं, है ना, तब जाके महीने में एक सैलरी मिलती है। वो आता है 9 से 10, 1 घंटा काम करता है
और 1 घंटा में 10,000 20,000 निकाल के चला जाता है। उसको जॉब करने की जरूरत है क्या? 1 घंटा काम किया, पूरे दिन घूमता है और दुनिया के किसी भी कोने में वो बैठ जाएगा। उसका मन गया तो वो गोवा जाके बैठ के लैपटॉप लेके 1 घंटा, बीच पे जाके 1 घंटा कोडिंग ट्रेडिंग किया, बैठ गया, ऐसा कर रहा है। तो जॉब बेहतर है कि वो बेहतर है? हाँ, लेकिन उसके लिए इसको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना। ये जो भाषा जो हम लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और आज इंटरनेट की दुनिया है, ऐसा नहीं कि सीखने के लिए हमको बैंगलोर जाने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर जज्बा है ना, तब घर पे बैठ के सीख सकते हो, बजाते कि इंटरेस्ट लो। लेकिन तुम लोग को मज़ा आता है खाना बनाने में, है ना? नहीं, खाना बनाना बुरा चीज़ नहीं है, खाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। लेकिन खाना बनाना ज़िंदगी थोड़ी ना है, इसीलिए पैदा हुए हैं कि खाना बनवाए हैं। तो उसके लिए होटल वाले सब क्या करेगा? नहीं, जब खाना ही बनाना होगा तो होटल वाले रेस्टोरेंट वाले क्या खोल के बैठे हैं? पैसा कमाओ, उसमें रेस्टोरेंट में खाना खाओ रोज़, है ना? खैर चलिए, तो देखिए यहाँ बस आज लास्ट टॉपिक ख़त्म समझते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। कंपाइलर क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन की भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने यही बताया था आपको कि जो हम लोगों ने लैंग्वेज लिखा अपनी भाषा में, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए, जो क्या है आपका कंपाइलर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। देखिए, इन दोनों का काम एक ही है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कंपाइलर इंटरप्रेटर का। क्योंकि अभी आप लोगों ने कोडिंग नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा। होता क्या है कि जैसे मान लो हमने 100 लाइन का एक प्रोग्रामिंग लिखा, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है? हमने 100 लाइन्स का एक कोडिंग लिखा, प्रोग्राम लिखा और उसको रन किया, तो कंपाइलर क्या करता है ना, पूरे 100 लाइन को एक साथ रन कर देगा, पूरे को वो चेक नहीं करेगा लाइन बाय लाइन। और पूरा चेक करने के बाद अगर वो सही है तब तो आउटपुट देगा, और नहीं है तो एरर दे देगा। समझ रहे हो ना? लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट पता है क्या हो जाएगा? अब सोचिए, अगर 100 लाइन एक साथ उसने एरर दे दिया, उसके अंदर 50 लाइन में एरर है, तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए। तो ये क्या किया, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कर दिया, कंपाइल किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर। अब सोचो, जो एक साथ करेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? काम इसका भी वही है, ट्रांसलेटर का, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। यानी कि पहला लाइन चेक करेगा, अगर वो सही है तब दूसरे लाइन में जाएगा, दूसरा लाइन चेक करेगा, सही है तो तीसरी लाइन में जाएगा। अगर मान लो अगर चौथे लाइन में उसको एरर दिख गया तो 5वीं लाइन पे जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो? वो चौथे लाइन पे ही रुक जाएगा कि भैया यहाँ पे एरर है, पहले इसको सही करो, तभी हम आगे जाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि कंपाइलर ने आपको रोका नहीं, आप 100 लाइन लिख के रन कर दीजिए, एक साथ वो एरर देगा कि भैया 10 एरर है, 50 एरर है, 100 एरर है। लेकिन इंटरप्रेटर ने क्या किया? आपके लिखे गए प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन रन किया, ठीक है? और अगर आपको किसी भी लाइन में दिक्कत आएगी तो उसके आगे वो नहीं जाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा, उस प्रोग्राम को रन करेगा ही नहीं, ठीक है? तो दोनों ट्रांसलेटर है, एक ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन और एक करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ। यही बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में बस, अदरवाइज दोनों ट्रांसलेटर ही है। जो मैंने आपको समझाया था, मशीन को पहले हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करना, मशीन में कन्वर्ट करना, और फिर मशीन भाषा को वापस आउटपुट को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट देना। तो ये कहानी होती है हमारे लैंग्वेज की, ठीक है? असेंबलर क्या लिखा है? लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, ये एक सिस्टम सेम एज वही है। तो आज बस यहीं तक है, हम लोग आगे क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।